हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th में साइंस से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है? रंग परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप बनना या उपरोक्त सभी। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या क्या बदलाव होता है, वही पूछा गया। रंग परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। गैस भी निकलता है, अवक्षेप भी बनता है। तो एक का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, Mg+O2 अभिक्रिया MgO किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ देखिए, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहा है। तो यह कौन सा अभिक्रिया होगा? यह विस्थापन अभिक्रिया होगा। यह क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, CaCO3 अभिक्रिया CaO+CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन या उदासीनीकरण। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? यह अपघटन अभिक्रिया। देखिए, अपघटन अभिक्रिया होता क्या है? जब एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक सरल उत्पाद बदलता है तो इसे ही क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, Fe+CuSO4 अभिक्रिया FeSO4+Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यह कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम किससे संबंधित है? द्रव्यमान संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन का नियम या गति का नियम। तो रासायनिक समीकरण को हम किस लिए संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है? लाल, नीला, पीला या हरा। देखिए, जब लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है? वह नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है? नीला। 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, HCl किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक, अकार्बनिक, कमजोर या लवण। तो HCl किस प्रकार का अम्ल है? वह अकार्बनिक अम्ल है। किस प्रकार का अम्ल है? अकार्बनिक अम्ल है। 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, NaOH क्या है? अम्ल, क्षार, लवण या धातु। तो NaOH क्या है? यह एक क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। NaOH को क्या कहा जाता है? क्या भी कहा जाता है? वह कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? गैस, नमक और पानी, पानी, केवल नमक, केवल नमक। तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो वह नमक और पानी बनता है। क्या बनता है? नमक और पानी। क्वेश्चन नंबर 10 है, NaCl किसका उदाहरण है? अम्ल का, क्षार का, लवण का या धातु का। तो NaCl किसका उदाहरण है? वह लवण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लवण का। NaCl किसका उदाहरण है? लवण का उदाहरण है। 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना, चांदी, लोहा या एल्युमिनियम। तो देखिए, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होगा? वह होगा सोना। कौन सा होगा? सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना। 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, धातु को तार में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? आघातवर्धनीयता, तन्यता, चालकता या कठोरता। तो देखिए, धातु को तार में खींचने की क्षमता वह कहलाती है तन्यता। यदि चादर पीटने की क्षमता क्या कहलाएगी? आघातवर्धनीयता। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तन्यता। क्वेश्चन नंबर 13 है, धातु को चादर में पीटने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता, आघातवर्धनीयता, कठोरता या चमक। तो देखिए, धातु को चादर में पीटने की क्षमता वह क्या कहलाती है? आघातवर्धनीयता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत का चालक अधातु कौन सी है? विद्युत का चालक हो और अधातु भी हो, सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट या क्लोरीन। तो देखिए, ग्रेफाइट जो है ना, वह अधातु होते हुए विद्युत का क्या करता है? चालक करता है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, धातु प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया क्या होगा? धातु के ऑक्साइड, नमक, गैस या पानी। तो देखिए, धातु प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? वह धातु के ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? धातु के ऑक्साइड। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है,
एल्केन में किस प्रकार का बंध होता है? एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध या कोई नहीं? तो देखिए एल्केन में किस प्रकार का बंध होता है? वह होता है एकल बंध। कौन होता है? एकल बंध। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीथेन किसका मुख्य घटक है? एलपीजी का, सीएनजी का, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। तो देखिए मीथेन जो है ना वह एलपीजी का भी घटक है और सीएनजी का भी घटक है। तो ये दोनों में कौन में आता है? प्राकृतिक गैस। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO, CO2, C2O, C2O2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO, CO2, C2O, C2O2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड को? CO सूत्र होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, अम्ल या क्षार? तो देखिए जो पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, एथेनॉल का उपयोग किसमें होता है? ईंधन में, दवा बनाने में, सैनिटाइजर में, उपरोक्त सभी में? तो एथेनॉल का उपयोग इन तीनों में किया जाता है। दवा बनाने में भी किया जाता है, ईंधन में भी किया जाता है और सैनिटाइजर में भी किया जाता है। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? वह होते हैं 4। कौन कौन? S, P, D और F। कितने ब्लॉक होते हैं? 4। कौन कौन? S, P, D, F। क्वेश्चन नंबर 24 है, डी ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जाना जाता है? मुख्य समूह, संक्रमण तत्व, निष्क्रिय गैस? इसमें डी ऑप्शन ऐड कर लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डी ब्लॉक को जो है किस तत्व, डी ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जाना जाता है? वह है संक्रमण तत्व। किस तत्व के नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्व। क्वेश्चन नंबर 25 है, एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ रखे जाते हैं? ऊपर, नीचे, बीच में या दाएं या दाएं? तो एफ ब्लॉक के तत्व को कहाँ रखा जाता है? वह रखा जाता है नीचे। कहाँ रखा जाता है? नीचे और अलग अलग, नीचे और अलग अलग। 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो देखिए रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? वह करता है RBC। कौन करता है? RBC, लाल रक्त कणिका। 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? पाचन, ऑक्सीजन का परिवहन, उत्सर्जन या ऊर्जा उत्पादन? तो हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? वह करता है ऑक्सीजन का परिवहन। 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? वह होते हैं 4। कितने कोष्ठ होते हैं? 4। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? वह है 4। 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, रक्त परिसंचरण का प्रकार है खुला, बंद, मिश्रित, कोई नहीं? तो देखिए रक्त परिसंचरण का जो प्रकार है वह खुला भी होता है रक्त परिसंचरण और बंद भी होता है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? हृदय में, गुर्दा में, फेफड़ा में या पेट में? तो नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? वह पाया जाता है गुर्दा में। गुर्दा के माने किडनी। गुर्दा का मतलब क्या है? किडनी। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, महिला जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या अंडवाहिनी? तो महिला जनन तंत्र का भाग नहीं है, वह कौन नहीं है? शुक्रवाहिका। जबकि शुक्रवाहिका क्या है? पुरुष जनन तंत्र का भाग है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, रजोना वृत्ति मेनाफोज किससे संबंधित है? पुरुष से, महिला से, दोनों से, कोई नहीं? कोई नहीं। तो यह किससे संबंधित है? यह महिला से संबंधित है। 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, बीज का अंकुरन किससे होता है? जल, वायु और तापमान से, केवल जल से, केवल वायु से, केवल मिट्टी से? देखिए बीज का अंकुरन होने के लिए जल भी आवश्यक है, वायु भी आवश्यक है और तापमान भी आवश्यक है। तो इसका मतलब क्या होगा? यह तीनों बीज के अंकुरन के लिए आवश्यक है। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्रायोफिल्म में जनन किससे होता है? जड़ से, तना से, पत्ती से या बीज से? या बीज से। तो ब्रायोफिल्म में जनन किस में होता है? वह होता है पत्ती से होता है। किससे होता है? पत्ती से। 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है?
गति बदलने से, दिशा बदलने से, माध्यम बदलने से या सभी से। तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? इन गति बदलने से भी होता है, दिशा बदलने से भी होता है और माध्यम बदलने से भी होता है। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, वृषण का कार्य क्या है? अंडाणु बनाना, शुक्राणु बनाना, हार्मोन बनाना या रक्त बनाना। तो वृषण का कार्य क्या होता है? वह होता है शुक्राणु बनाना, फॉर्मेशन ऑफ शुक्राणु। 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब आभासी बनता है? जब वस्तु F के अंदर हो, वस्तु C पर हो, वस्तु दूर हो या कभी नहीं। देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब आभासी बनता है? जब वस्तु F के अंदर हो, जब वस्तु F के अंदर हो। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकाश की चाल का SI मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर, सेकेंड, किलोमीटर। तो प्रकाश की चाल का SI मात्रक क्या होता है? वह होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, दर्पण में प्रतिबिंब का बायां दायां बदलना क्या कहलाता है? अपवर्तन, पार्श्व परिवर्तन या परावर्तन या आवर्धन। तो दर्पण में प्रतिबिंब का बायां दायां बदलना क्या कहलाता है? वह कहलाता है पार्श्व परिवर्तन। 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, तो आप लोग बताइएगा 40 में से कितना सही हुआ। धन्यवाद।